हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे की टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपसे को क्लास 11th का जो इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर 2025 जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार क्लास 11th की तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बन चुका है और ये आप सबों के प्यार के चलते बन पाया है कि नहीं। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आपको अपने इंग्लिश कोर के पेपर के लिए पूरा 1 घंटे का समय मिलेगा और जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, यानी नीचे 4 विकल्प होगा और सभी के लिए आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। और साथ ही आप कहीं एक भी क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। बाकी आप इस मॉडल सेट के अलावा बाकी और मॉडल सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हम खुद अपने से आप सबके लिए 5 मॉडल सेट तैयार किए हैं और पिछले 5 सालों का वीडियो भी आपको जो है वो प्रोवाइड किए। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा 5 मॉडल सेट और बाकी 5 सालों का जो प्रीवियस ईयर 2020 21 22 23 में क्या क्या पूछा गया था उसका प्ले लिस्ट का जो लिंक है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सब पीडीएफ भी मिले तो हमारे ग्रुप में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले कहता है कि रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी कि हमको इस पैसेज को पढ़ना है और इसी पैसेज से हमें 5 क्वेश्चन पूछा गया है ना, 1 2 3 4 और 5 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो इसी पैसेज को पढ़ना है और उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा गया और उसी के आधार पर हमें आंसर देना है, ठीक है। तो आपको इसको आराम से पढ़ लेना है, हम आपको सीधा इसका आंसर बताते हैं। हम लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं, कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। कहने का मतलब क्या है कि क्या प्राइमरी रोल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। प्राइमरी रोल यानी कि प्राथमिक भूमिका है ना, यानी जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसका क्या रोल है किसमें, अर्थ क्लाइमेट में, यानी कि पृथ्वी का जो मौसम बदलता है उसमें जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसका क्या रोल है, वो क्या काम करता है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है ना। तो इसका पहला का जो सही आंसर हो जाने वाला है आप सबों का, हो जाने वाला है बी, यानी कि इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यानी कि जो आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को उसको ग्रहण करता है और वह हम लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है ना। तो यही उसका प्राइमरी रोल है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द ट्रीट ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि इन चारों में से कौन ऐसी बातें हैं जो आपका मेंशन नहीं किया गया है ना, किसमें नहीं मेंशन किया गया यानी किसमें नहीं बताया गया है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के संदर्भ में इन चारों में से कौन ऐसा स्टेटमेंट जो है, कौन सी बातें हैं जो कही गई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दूसरा का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, यानी कि आज के जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, इसी चीज़ को मेंशन नहीं किया गया किसमें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि हाउ मच एरिया डज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर। यानी कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया जो है वो फैला हुआ है, कितना एरिया वो घेरे हुए, कितना एरिया में वो फैला हुआ है। तो अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है वो आपका सही हो जाएगा 5.5 यानी 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में आपका जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर है, यानी कि वो घेरा हुआ है, उतना फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है, देख सकते हैं, कहता है कि व्हाट इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेज़न। कहने का मतलब कि जो अमेज़न में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसका क्या महत्व है या फिर उसका क्या साइड इफेक्ट है। तो हमारा 4 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट वीकेंड्स ऑफ फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ों की जो वहाँ कटाई हो रहा है ना, फॉरेस्ट को हटा दिया जा रहा है, जंगल को कटाई कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, तो जो फॉरेस्ट का एबिलिटी है वो वीक हो जा रहा है, यानी कमज़ोर हो जा रहा है ना। और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता था वो भी अब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना, क्योंकि ना ही पेड़, जैसे पेड़ को काट दिया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन यानी होता है पेड़ों की कटाई करना। अब पेड़ काटेगा तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो
ग्रहण करने वाला पौधा कम हो जाएगा ना, तो जब पौधा ही कम हो जाएगा, जब जंगल ही कम हो जाएगा तो वो कम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगा और साथ में कम ऑक्सीजन भी तो छोड़ेगा ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला। आप इस भाई के साथ जुड़े रहिए, आपके एग्जाम में एकदम गर्दा फोड़ के रिजल्ट आएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना यानी कि बचाने का क्या महत्व है ना। यानी यदि हम लोग रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाते हैं तो उससे हमको क्या फायदा होगा। तो 5वां का सही आंसर हो जाने वाला है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कैम्बेट क्लाइमेट चेंज। यानी कि यदि हम लोग अमेजोन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता बोलते हैं जैसे कि मान लो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे को खाते हैं मान लेते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधे से बनता है धान चावल, इसको खाते हैं ना, तो हम लोग है धान चावल पर निर्भर। कभी कभी हम लोग मांस मछली भी खा लेते हैं, तो हम लोग कुछ जानवरों पर भी निर्भर है। फिर वो जानवर जैसे हिरन है, हिरन को कौन खाता है ना, तो हिरन को खा जाता है कौन, आपका बाघ खा जाता है, तो बाघ निर्भर है हिरन पर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो कहीं जंगल ज़्यादा रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा। और साथ ही अभी आप लोग देखते हैं कितना ज़्यादा गर्मी हो जाता है, जब मन करता है तब पानी गिरता है और जिस टाइम गिरना चाहिए नहीं गिरता है ना। यानी कि क्लाइमेट जो होता है उस पर जो गलत इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मेंटेन हो जाएगा। यानी कि समय पर बरसात होगा, समय पर गर्मी रहेगा और कम गर्मी होगा। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशन इन नोट मेकिंग। देखिए अब 5 नंबर तक आपका था उधर आपका पैसे से, बाकी 6 नंबर से इधर स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का ग्रामर सेक्शन। इसको बढ़िया से पढ़ना है, वैसे हम ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं आपके मॉडल सेट में। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशन इन नोट मेकिंग। यानी कि हम लोग जब नोट लिखते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, यानी नोट लिखते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो हम लोग एब्रीविएशन यूज करते हैं, है ना, तो उसका क्या काम होता है, वो हमको क्या क्यों यूज करते हैं, उसका क्या फायदा होता है ना। तो इसका जो 6ठा का सही आंसर हो जाने वाला है हम लोगों का, वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स। यानी कि हम लोग जब नोट को लिखते हैं, हम लोग नोट राइटिंग करते हैं, है ना, नोट जब मेकिंग करते हैं तब हमको समय बचाता है। हम यानी कि जो एब्रीविएशन होता है, हम लोग जब एब्रीविएशन को यूज़ करते हैं तो हमारा समय बचता है ना। कहीं एब्रीविएशंस को हम लोग नहीं यूज़ करते तो हमारा नोट मेकिंग बहुत लंबा हो जाता है, हमको अधिक समय लगता है। तो हम लोग कम समय में लिखने के लिए क्या करते हैं, एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, आपके सामने देख सकते हैं, कहता है व्हेन राइटिंग अ समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड। कहने का मतलब कि हम लोग कोई समरी लिख रहे हैं, समरी कहने का मतलब कोई एक कहानी पढ़े और कहानी को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं तो उसी को ना समरी बोलते हैं। तो हम लोग कोई भी कहानी का समरी लिख रहे हैं तो उसमें से हम लोग किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, यानी किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, है ना, किस चीज़ को शामिल नहीं करना चाहिए समरी में। तो 7वां का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, है ना। यानी कि जो हमारा अननेसेसरी डिटेल्स है, यानी कि जो आलतू फालतू बातें उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना, उसको शामिल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7वां का सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से पढ़ना है और आराम से समझना है। ठीक है, क्या बोल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पोएम केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 to 10, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और 10 है, ये एक क्वेश्चन जो पूछा गया है 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन, वो यहाँ पे इस पोएम से पूछा गया। यानी कि हमको एक पोएम दे दिया है और आपका ये पोएम उठाया गया है दी लैम्ब्रम टॉप से। ठीक है, यानी जो लैम्ब्रम टॉप है ना आपका, उससे उठाया गया है। ठीक है, तो उसी पोएम का यहाँ पे कुछ लाइन दिया गया है और उसी के आधार पर यहाँ पे नीचे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्ब्रम टॉप। कहने का मतलब जो आपका पोएम है द लैम्ब्रम टॉप, उसमें जो सबसे पहला इमेज है ना, वो किस चीज़ को बताता है, जो पोएम में पहला इमेज है, प्राइमरी इमेज, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो आपका 8 का सही आंसर हो जाने वाला है कि द लैम्ब्रम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी कि जो आपका लैम्ब्रम ट्री है वो कैसा है, तो ब्लूमिंग है। ब्लूमिंग है किससे, तो येलो फ्लावर से, यानी कि वो पीले फूलों से क्या है, भरा हुआ है ना, ब्लूमिंग है। ठीक, यही चीज बताता है हमारा प्राइमरी इमेज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है व्हाट इफेक्ट्स डर दी बिर्ड
हैव ऑन द लैम्बरम ट्री इन द पोएम। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका लैम्बरम ट्री है किसमें, पोएम में, उसमें क्या इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है किसका, तो बर्ड के पास है ना, बीड के पास। तो इसका जो 9 का सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री, यानी कि ये ऐड करता है किसको, लाइफ को, यानी कि जोड़ता है ना, किसके साथ, तो स्टिलनेस ऑफ द ट्री के साथ, यानी कि ये पौधा के साथ, ट्री के साथ स्टिलनेस यानी कि एकदम शांति को जोड़ता है ना, जीवन में एकदम शांति भरता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है लैम्बरम ट्री का पोएम का, कि आदमी में सुकून देता है, सुकून एकदम शांति देता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, कहता है व्हाट वर्ड इन दी पोएम सजेस्ट दैट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। कहने का मतलब कि जो आपका दी लैम्बरम ट्री है आपका पोएम, उसमें से ऐसा कौन ऐसा वर्ड है जो पोएम में हम सजेस्ट करता है, यानी कि बताना चाहता है सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री का, यानी कि ट्री जो है वो उसका सॉफ्ट मूवमेंट हो रहा है, सॉफ्ट गति कर रहा है ना। तो वो कौन सा वर्ड हो जाएगा हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेइंग, है ना। जो हमारा स्वेइंग है वो चीज़ डिस्क्राइब करता है, यानी वो चीज़ हमें सजेस्ट करता है किसको, तो सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री को। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 10वां का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया जो पोएम से था। अब पोएम से हम लोग का आगे अब चैप्टर से आता है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ as डिस्क्राइब इन दी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। यानी कि जो आपका पोएम है जिसका नाम है दी वॉइस ऑफ द रेन, उसमें जो आपका रेन है ना, और अर्थ है, उसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप बताया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ। यानी कि जो आपका रेन है, यानी कि जो वर्षा है, वो अर्थ को लाइफ देता है, यानी जीवन प्रदान करता है ना। यही रिलेशन है किसके किसके बीच में, तो रेन के बीच में और अर्थ के बीच में, है ना। तो ऑप्शन जो हमारा पोएम है वो यही चीज़ बताता है कि जो हमारा वर्षा है वो हमारे पृथ्वी को, यानी अर्थ को जीवन प्रदान करता है, लाइफ देता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही। ठीक है, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आपके सामने, यहीं पे है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। ये सब सारा हम क्वेश्चन अपने मॉडल सेट में भी करा चुके हैं। देखिए मॉडल सेट में आएगा ना आपका, तो हम बोले थे ना कि जो हम बताएंगे बाबू वही आएगा। ठीक है, और आएगा ही आपका 40 में से 30 तो कंफर्म आएगा हमारे मॉडल सेट से ही, और 5 साल का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, तो आपको डरना नहीं जब तक आपका ये भाई है। क्या कहता है, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, है ना। यानी कि जो आपका पोएट है वो अपने जो चाइल्डहुड है, यानी जो बचपना है, उसको लॉस कर दिया, यानी कि अपने बचपना को खो दिया है, तो उस चीज़ को वो कैसा फील करता है ना। जो कवि है, यानी कि जो आपके पोएट हैं, वो अपने चाइल्डहुड को जब लॉस कर दिए, वो जब अपने बचपना को खो दिए, तो वो कैसा फील करते हैं। तो इसका 12 का सही आंसर हम लोगों का जो हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है कि ही रिग्रेट लॉसिंग इन इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। यानी जो आपका पोएम है फादर टू सन, उसमें से किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है फैमिली रिलेशनशिप में, यानी कि एक परिवार में जो संबंध होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो फादर टू सन में जो है वो मैन क्या बताना चाह रहा है, कुल मिला के यही पूछ रहा है ना। यानी ये जो आपका चैप्टर है वो क्या बताना चाह रहा है। तो 13 का हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम जनरेशनल डिफरेंट, है ना। यानी कि हमारा ये जो पोएम है फादर टू सन, ये एक ही चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, वो कर रहा है जनरेशन के डिफरेंस को, यानी कि जो पिता का सोच अलग है क्योंकि वो बहुत पहले जनरेशन के हैं, और उसके बेटे का सोच उससे अलग है क्योंकि वो अभी नया जनरेशन का है ना। आप भी देखते होंगे कि आपके जो जैसे मान लो पापा है ना और आप हैं, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी बकझक हो जाता है। जैसे आप कुछ काम करते हैं वो अच्छा लगता है आपको और वो अच्छा ही है अभी के ज़माने के लिए, लेकिन पापा थोड़े से आपके पुराने ज़माने के तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये मेन कारण होता है आपका जनरेशन डिफरेंस के कारण, कि उसका जनरेशन उस टाइम अलग था और आपका जनरेशन अभी बहुत बदल चुका है ना। तो मेन इसी चीज़ को क्या कर रहा है, हाईलाइट करता है आपका पोएम फादर टू सन। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है ना, हम बहुत मेहनत से आप सबके लिए बहुत एकदम ढूंढ के एकदम सोचें कि एकदम बेहतरीन समझाना है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए बच्चे। खैर आप लोग के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, है कि नहीं। चलिए हम बात करेंगे यार, ज़्यादा काम करेंगे, वरना एक कोई मैसेज करेगा आप पढ़ाने छोड़ के क्या क्या बोरी बोरी बोल रहते हैं। क्या करें, आप ही लोग तो हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, और कौन है मेरा। क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं यार।
कहता है व्हाट इवेंट लीड टू द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन द नारेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। कहने का मतलब कि जो इमोशनल सेपरेशन है किसके किसके बीच में, नारेटर के यानी कि आपका जो कहानी कह रहा है उसके बीच में और ग्रैंड मदर के बीच में कौन सा जो है वो इमोशनल सेपरेशन यानी कि कौन सा चीज़ दोनों को अलग करता है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 14 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी द नारेटर डिप्रेचर फॉर फॉरेन स्टडीज़, यानी कि जो आपके नरेटर है वो फॉरेन जाते हैं स्टडी करने के लिए, यानी विदेश चले जाते हैं किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो यही चीज़ जो है वो ग्रैंड मदर और नरेटर को एक दूसरे से अलग करती है। समझ में आ रहा है, यानी कि जब चल जाएंगे वो विदेश पढ़ने के लिए आपके नरेटर यानी कि जो लेखक हैं वो जब विदेश चल जाएंगे तो ग्रैंड मदर से बिछड़ ना जाएंगे, अपनी दादी से दूर ना चले जाएंगे। चलिए तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी were not afraid to die। कहता if we can all be together, कहता है कि जो आपका मेन कैरेक्टर है ना कौन सा स्टोरी का, तो we are not afraid to die में, है ना। तो उसमें से जो कौन है मेन कैरेक्टर, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का कि 2 यंग बॉय एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, मेन कैरेक्टर रही है कि 2 यंग यानी कि जवान लड़के और उसके पेरेंट्स जो है मेन कैरेक्टर रही है इस चैप्टर में, इस स्टोरी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि हाउ ओल्ड वाज किंग टूटनखामन व्हेन ही बिकम पुरो। कहने का मतलब कि जो आपके किंग है यानी कि राजा जिसका नाम क्या है टूटनखामन, वो कितने ईयर्स के थे, कितने हाउ ओल्ड वाज यानी वो कितने वर्ष के थे, कब, जब वो बने थे क्या आपका तो फ्रो। ठीक है, जब वो फ्रो बने थे तो वो कितने वर्ष के थे, तो इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 ईयर्स ओल्ड यानी 9 साल के थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एलिंग प्लैनेट, है ना, द ग्रीन मूवमेंट रोल, यानी कि जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, उसका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, यानी कि ये हमारा जो चैप्टर है वो हमको बताना क्या चाहता है, क्या समझाना चाहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन सेविंग द प्लैनेट, यानी कि ये हमको बताना चाह रहा है मेन चीज़ कि जो हम लोग प्लैनेट को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और उसके लिए जो ग्रीन मूवमेंट हो रहा है, ग्रीन मूवमेंट यानी पर्यावरण आंदोलन बोल सकते हैं इसको, या फिर ग्रीन आंदोलन बोल सकते हैं। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि आपका प्लैनेट को सेव किया जा सके, बचाया जा सके, यही हमको मेन चीज ये बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गोटोंडे ट्रेवलिंग टू, यानी कि जो आपके प्रोफेसर थे जिसका नाम था गोटोंडे, वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो 18 का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आप सबों का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं कि आपका जैक बोर्ड आपके लिए कितना ध्यान देता है, ऑप्शन भी छोड़ दिया गया। जब कहता है व्हाट इज दी मिंट बाय कोरा, यानी कि जो कोरा का मिंट होता है मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर कुंबलेशन। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 20वां नंबर क्वेश्चन देखना है आराम से। कहता है 20वां नंबर क्वेश्चन आप सबों का है कि व्हाट माइस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट डेट इन स्टिल डिस्कस इन डिस्कवरिंग टूट। कहता है कि द सुगा कंटिन्यूअस, कहने का मतलब कि जो आपका सराउंडिंग किंग टूट के यानी किंग टूट के चारों ओर जो है वो क्या डिस्कस हो रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का आपका ऑप्शन डी, यानी कि द एक्सट्रैक्ट काउज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन्स अनक्लियर डिस्प्यूट। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु आर द मेन कैरेक्टर इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी कि जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसका मेन कैरेक्टर कौन है। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आरम एंड मॉरड इसके जो है वो मेन कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस, कहता है एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रुम्बा। कहने का मतलब कि जो आपका स्टोरी है द एड्रेस वो किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है। तो हमारा 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द इमोशनल वेट ऑफ
रिटर्निंग टू होम फेल्ड विथ पेनफुल मेमोरी, यानी कि ये एक इमोशनल, यानी कि बहुत ही मतलब मन में जो दिल को छू जाता है, कहने का मतलब दिल को जो खराब लगता है ना, जो उदास कर देता है, उस चीज़ को बताता है। कब? जब वो रिटर्न होता है कहाँ से? घर से। समझ में आ रहा है कुछ? और वो पेनफुल मेमोरी रखता है, यानी कि दुख भरा दर्द, यानी कि दुख भरी वो यादें रखता है। समझ में आ रहा है? और हर कोई जब बाहर जाता है तो उसको बहुत दर्द होता है ना, बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या करोगे, दुनिया का वही रीत है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे टू ऐड हॉमर टू दी स्टोरी, है ना, यानी कि कौन सा डिवाइस जो है वो यूज किया गया था मदर्स डे के दिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरनी। ठीक है, आयरनी ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? 23 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ दी ओनली वर्ल्ड, है ना, यानी कि जो आपका दी घाट ऑफ दी ओनली वर्ल्ड आपका जो चैप्टर है उसका सेंट्रल फिगर क्या है, यानी कि मेन वो क्या चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो आपका इम्तियाज अहमद को दर्शाता है ना, वही चीज़ को वो आपको दर्शाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है व्हाट मॉरल डिलेमा डज डॉक्टर एंड्रा फेस इन बर्थ, है ना, तो यानी कि कौन सा डिलेमा था? मोरल डिलेमा है किसका? तो डॉक्टर एंड्रे फेस का किसमें? तो इन बर्थ में। ठीक है, यानी जो बर्थ आपका चैप्टर है उसमें से जो डॉक्टर एंड्रे का चेहरा है वो आखिर किस चीज़ को बताता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेदर टू इंटरवेन विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोसीड्यूर टू लेट नेचर लाइक इट्स कोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मेलोन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, यानी कि जो आपका पोएम है द टेल ऑफ द मेलोन सिटी वो नेचर के जस्टिस को, यानी नेचर का जो फैसला है उसको किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका 26 का सही आंसर हो जाने वाला हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट हाईलाइट्स टू जस्टिस कैन बी आर्बिट्री एंड इन्फ्लुएंस बाय द ट्रेवलिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट रेफर टू, यानी कि हम लोग जब नोट मेकिंग करते हैं तो उसमें जो की मेन की पॉइंट होता है वो किस चीज़ को रेफर करता है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेन आइडियाज एंड सराउंडिंग डिटेल्स, यानी कि वो जो मेन आइडिया होता है उसका शो और उसके चारों ओर का मेन कारण को दर्शाता है। कहता है 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइट अ समरी, कहने का मतलब हम लोग समरी लिखते समय किस चीज़ को जो है वह अवॉइड करते हैं, है ना, किस चीज़ को हम लोग नहीं शामिल करते हैं? तो 28 का सही आंसर हो जाने वाला हम लोगों का यानी हम लोग इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स को, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं। कब? जब हम लोग लिखते हैं समरी। 29 नंबर क्वेश्चन द विच ऑफ दिस इन अन अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर अ फॉर्मल लेटर, यानी कि हम लोग जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो किस चीज़ को हम लोग अप्रोप्रिएट करके क्लोज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग फॉर्मल लेटर को बंद मतलब ख़त्म किस चीज़ से करते हैं, है ना। तो 29 का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी योर फेथफुली, है ना, यही चीज़ ना लिखते हैं लास्ट में और हम लोग नाम लिख देते हैं और ख़त्म करते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर को। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ देज शुड बी द फोकस इन द नोट मेकिंग एक्सरसाइज, यानी कि हम लोग जब नोट मेकिंग करते हैं, नोट लिखते हैं, तो उस चीज़ में हम लोग एक्सरसाइज को किस चीज़ को जो है वो मेन ज़्यादा फोकस करते हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं? जब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं तो हम लोग ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग जब नोट लिखते हैं तो हम लोग मेन जो फोकस करते हैं वो किस चीज़ पे करते हैं कि हम लोग वही चीज़ को नोट में शामिल करें जो बहुत ही इसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो जरूरी वाला चीज़ हो, है ना, और साथ ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और राइट करते हैं, यानी कि हम लोग ढूंढते हैं पहले कि कौन इसेंशियल है कौन जरूरी है और फिर उसको लिखते हैं, है ना। चलिए तो हमारा सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू ओरिजिन नोट्स, यानी कि नोट्स को ओरिजिन करने का, यानी कि शुरू करने का मेन जो है वो कौन सा सही तरीका है, करेक्ट वे है ना। तो 31 का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूजिंग हेडिंग्स, और यहाँ पे देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है कि स्वेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट, है ना, कहने का मतलब हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग चूज करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी हम लोगों का क्या हो जाएगा सही। अगला है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन
एकेडमिक सेटिंग, यानी कि हम लोग एकेडमिक सेटिंग में हम लोग जो है वो किस चीज़ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हम लोग शामिल करते हैं नोट मेकिंग में। तो हमारा 32 का सही आंसर जो हो जाने वाला है वो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू ओरिजिन एंड रिमेंबर की पॉइंट ऑफ फ्यूचर यूज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है कि व्हेन राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्मेट शुड बी फॉलो। कहने का मतलब हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिख रहे हैं, यानी कि एक सरकारी हम लोग पत्र लिख रहे हैं। तो उस चीज़ में हम लोग किस रूल को फॉर्मेट करते हैं, यानी किस फॉर्मेट को, यानी हम लोग किस तरह से जो होता है वो हम लोग लेटर लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिजनेस लेटर फॉर्मेट, यानी कि बिजनेस लेटर फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चूज करते हैं। समझ में आया कुछ? चलिए बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड नोट, यानी कि एक अच्छा नोट लिखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी उसका जो महत्व है वो मेन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, है ना। यानी कि जो आपका नोट है वो सबसे अच्छा नोट हम लोग उसको तब बोलेंगे जो पूरा क्लियर होगा, है ना, एकदम पूरा साफ सुथरा अक्षरों में और उसमें साफ सुथरा बातें लिखी होगी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन चारों में से कौन ऐसा सेंटेंस जो है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी टोल्ड मी डैट शी वाज बिजी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन की चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यानी कि इन चारों में से हमें चूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, जिसमें से डायरेक्ट स्पीच दिया है और उसको बदलना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। लिखा है कि आई कांट फाइंड माई कीज, तो ही सेड, तो इसको हमको बदलना है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है चूज द करेक्ट डिटरमिनार, है ना। तो हमको इन चारों में से करेक्ट डिटरमिनार को चूज करना है जो यहाँ भरा जाएगा, यानी कि स्टूडेंट पास द एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? आप फ्यू भरेंगे, सम, मच या फिर फ्यू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन का वो जाने वाला है ऑफ फ्यू। क्या हो जाएगा? ऑफ फ्यू, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सी होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनार इज यूज विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि इन चारों में से कौन ऐसा डिटरमिनेंट है जिसका यूज हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं? मच का यूज करते हैं, मैनी का, लिटिल का या फिर एनी का। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का मैनी का यूज करते हैं ना। किसका यूज करते हैं? मैनी का, यानी ऑप्शन बी हम लोग का 38 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट डिटरमिनार। कहता है कि देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, है ना। तो क्या होगा? सम वाटर या फिर एनी वाटर या फिर ऑप्शन और है नीचे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, सम वाटर इन द ग्लास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अन इनकरेक्ट यूज ऑफ अ डिटरमिनार, यानी इन चारों में से कौन ऐसा सेंटेंस है जिसमें इनकरेक्ट डिटरमिनार का यूज किया गया, यानी कौन गलत है एक तरह से सेंटेंस, ये हमको चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांट्स अ एडवाइस ऑन हिज करियर। ये हमारा जो है वो गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको मॉडल स्टेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हमारा 5 मॉडल स्टेट की तैयारी कीजिए और पिछले 5 साल का तैयारी कर लीजिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है।